ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। और अक्सर ये सुनने को मिलता है, सर मानव अधिकार का सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, चिंता हो रही है, इसे पूरी तरह से कैसे कवर करें। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। आज हम इस विचार की पूरी यात्रा को देखेंगे, कैसे एक वैश्विक घोषणा पत्र से निकलकर मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में जगह बनाता है और फिर आखिर में झारखंड के दूरदराज के गांवों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, आखिर ये मानवाधिकार हैं क्या? इन्हें कैसे परिभाषित किया गया है? देखिए, अगर हम सबसे सीधी सादी और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करें तो वो हमें मिलती है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। अच्छा। हाँ, इसका सेक्शन 21D कहता है कि ये वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान से जुड़े हैं। और ये अधिकार या तो हमारे संविधान में गारंटी के तौर पर दिए गए हैं या फिर उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हिस्सा हैं जिन्हें भारत ने माना है। मतलब ये सिर्फ कानून की किताबों की बात नहीं है, ये तो किसी भी इंसान के सम्मान के लिए, उसकी गरिमा के लिए मौलिक हैं। ये हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये किसी भी लोकतंत्र की नींव हैं। इनके बिना न्याय और समानता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन अधिकारों को इतना खास क्या बनाता है? आपके दिए गए नोट्स में इनकी प्रकृति के बारे में दो बहुत अहम बातें कही गई हैं। हाँ, और ये दोनों शब्द जेपीएससी के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है नैसर्गिक, यानी इनएलियनेबल। इनएलियनेबल। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अधिकार जन्म से ही हर इंसान को मिलते हैं और इन्हें किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। ये हमसे कोई ले नहीं सकता। और दूसरी विशेषता है अविभाज्य यानी इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। सही कहा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बोलने का अधिकार तो जरूरी है लेकिन भोजन का अधिकार नहीं। एक अधिकार को सही मायने में इस्तेमाल करने के लिए दूसरे अधिकारों का होना भी जरूरी है। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अविभाज्य होने का ये विचार क्या हर हाल में व्यवहारिक है? मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी देश में गंभीर आर्थिक संकट है, तो क्या सरकार ये तर्क दे सकती है कि हम पहले भोजन के अधिकार जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान देंगे और बोलने की आजादी जैसे अधिकारों को बाद के लिए रख सकते हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और मानवाधिकार की दुनिया में इस पर हमेशा बहस होती है। सिद्धांत तो यही कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। सभी अधिकार बराबर महत्व के हैं। हालांकि असल दुनिया में सरकारें अक्सर संसाधनों की कमी का हवाला देकर कुछ अधिकारों को प्रायोरिटी देती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किसी भी हालत में मूल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यहीं पर अधिकारों की 3 पीढ़ियों वाला कॉन्सेप्ट समझना दिलचस्प हो जाता है। मुझे लगता है ये जेपीएससी मेंस के उत्तरों में एक अच्छी समझ दिखाता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, जरूर। पहली पीढ़ी के अधिकार हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ठीक है। इन्हें नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे किसी को बिना वजह गिरफ्तार करने से रोकना या किसी की बोलने की आज़ादी में दखल देने से रोकना। अच्छा, जैसे वोट देने का अधिकार या अपनी बात रखने की आज़ादी, यहाँ सरकार का काम है कि वो दखल न दे। बिल्कुल। फिर आती है दूसरी पीढ़ी, जिन्हें पॉजिटिव राइट्स कहते हैं। ये हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इन्हें पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए राज्य को सक्रिय रूप से कुछ करना पड़ता है। और यहीं पर शायद भारत की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, मतलब डीएसपी, उनमें ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो एक तरफ मानवाधिकार इन्हें अधिकार कहता है और दूसरी तरफ हमारा संविधान इन्हें सिर्फ निर्देश मानता है। यह तनाव मेंस के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। यही इन अधिकारों की सबसे बड़ी बहस है। और अंत में है तीसरी पीढ़ी, जिन्हें सामूहिक अधिकार या सॉलिडारिटी राइट कहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज या समूह के अधिकार हैं। जैसे एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, विकास का अधिकार या शांति से रहने का अधिकार। अब उस सवाल पर आते हैं जो जेपीएससी का एक पसंदीदा सवाल है, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार। इनमें क्या फर्क है? इनमें एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर है दायरे का, स्कोप का। जी। मानवाधिकार एक बहुत बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। इसका स्रोत यूडीएचआर जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं
जबकि मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और उनका दायरा राष्ट्रीय है। तो ये कहना सही होगा कि हमारे ज्यादातर मौलिक अधिकार मानवाधिकारों का ही हिस्सा है, लेकिन दुनिया के सारे मानवाधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल नहीं है। ये समझने का एकदम सही तरीका है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कानूनी तौर पर लागू करवाने का, एनफोर्सेबिलिटी का। हाँ, अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे सीधे तौर पर लागू करवाए जा सकते हैं। लेकिन सभी मानवाधिकार, खासकर जो मौलिक अधिकारों की लिस्ट में नहीं है, उन्हें सीधे कोर्ट में लागू करवाना मुश्किल होता है। तो ये तो हुई इन अधिकारों की प्रकृति, लेकिन इनका विचार दुनिया में फैला कैसे? इन स्रोतों से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता ने दुनिया को यह सोचने पे मजबूर किया कि कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो किसी भी सरकार की ताकत से ऊपर हों। इसी सोच का नतीजा था 10 दिसंबर 1948, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) को अपनाया। अच्छा, 1948 में? जी। इसमें 30 अनुच्छेद है जो पूरी दुनिया के लिए एक मानक तय करते हैं। ये हंसा मेहता वाला तथ्य तो कमाल का है। मैंने स्रोतों में ये पढ़ा और मुझे लगा कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि UDHR के एक सबसे मौलिक वाक्य में भारत का इतना बड़ा योगदान था। ये वाकई गर्व की बात है। भारत इसके ड्राफ्टिंग में एक सक्रिय सदस्य था। हंसा मेहता ने ही घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी पुरुष बराबर बनाए गए हैं। हाँ, उसको बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल यानी सभी इंसान बराबर बनाए गए हैं करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये तो लैंगिक समानता की दिशा में उस जमाने में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। बिल्कुल। इसके अलावा वो कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिन्हें GPSC की तैयारी करने वालों को याद रखना चाहिए? इन पर तो सीधे सीधे सवाल बनते हैं। 4 संधियां और उनके साल बिल्कुल याद रखने हैं। पहली 2 1966 की हैं, ICCPR जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर है, और ICESCR जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर है। ICCPR और ICESCR 1966। फिर है 1979 का सीडा जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव खत्म करने पर है, और चौथा है 1989 का CRC जो बच्चों के अधिकारों पर है। ये 4 नाम और उनके साल प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो UDHR ने एक वैश्विक मानक तय कर दिया। अब सवाल ये था कि भारत जैसे नए आज़ाद हुए देश इस मानक को अपने यहाँ कैसे लागू करेंगे? क्या इसी ज़रूरत से 1993 में हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना और NHRC जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ? बिल्कुल। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो संस्थागत ढांचा है उसका आधार यही 1993 का कानून है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए गए। NHRC की संरचना और खासकर इसकी चयन समिति, इस पर JPSC में कई बार सवाल पूछा गया है। हाँ, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज हो सकते हैं। और आपके दिए गए नोट्स के अनुसार 2025-26 के लिए अध्यक्ष न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यन है। जी। और इनकी नियुक्ति करने वाली समिति, उसमें कौन कौन होता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक 6 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर। अच्छा। इस समिति में सरकार और विपक्ष दोनों को जगह दी गई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। और विपक्ष की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नेता विपक्ष होते हैं। यह एक दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है राज्यसभा के सभापति के बारे में। बिल्कुल। और ये JPSC का एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो इस समिति का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उपसभापति होते हैं। हाँ, उपसभापति होते हैं। ये एक छोटी सी डिटेल है जो प्रीलिम्स में 1 नंबर दिला या कटवा सकती है। और इसकी शक्तियों के बारे में क्या ये वाकई उतना शक्तिशाली है जितना ऐसे होना चाहिए? देखिए, इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां मिली हैं। ये किसी को भी समन भेज सकता है, गवाही ले सकता है, ये खुद से संज्ञान माने सुओ मोटो भी ले सकता है। मतलब किसी अखबार की खबर के आधार पर भी जांच शुरू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लेकिन इसकी शक्तियों पर कुछ बड़ी सीमाएं भी हैं जो इसे लेकर सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है। हाँ, इसे अक्सर दंतविहीन बाघ या टूथलेस टाइगर कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो असल में
एनएचआरसी का विरोधाभास यही है। इसे बनाया गया है राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन इसकी शक्तियां खुद राज्य पर ही निर्भर हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इसके फैसले सिर्फ सलाह के तौर पर होते हैं, सरकार पर बाध्यकारी नहीं। दूसरा, सेना या अर्धसैनिक बलों के खिलाफ इसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। और तीसरा, ये किसी भी घटना के 1 साल बीत जाने के बाद उसकी जांच नहीं कर सकता। जेपीएससी मेंस के उत्तर में ये संतुलन दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस चर्चा को राष्ट्रीय स्तर से झारखंड की जमीन पर लाते हैं। यहाँ की क्या स्थिति है? झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग JSHRC कैसे काम कर रहा है? JSHRC का गठन भी उसी 1993 के कानून की धारा 21 के तहत हुआ और ये 2011 में पूरी तरह काम करने लगा। इसका मुख्यालय रांची में है। इसकी संरचना NHRC से अलग है? हाँ, इसकी संरचना थोड़ी अलग है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। ये तो हुई संरचना की बात, लेकिन असल मुद्दे क्या हैं? आपके दिए गए 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में मानवाधिकार से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? स्रोत 4 बड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। पहला और सबसे चिंताजनक है विचाराधीन कैदियों, मतलब अंडर ट्रायल्स की स्थिति। क्या कहते हैं आंकड़े? 2025 की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड की जेलों में उनकी क्षमता से 120% ज्यादा कैदी हैं और इनमें से करीब 70 से 75% सिर्फ विचाराधीन हैं। 70 से 75%? हाँ, मतलब उनका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है। 75%? ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि झारखंड की जेलों में बंद 4 में से 3 लोगों का अपराध अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। ये तो हमारे न्याय सिस्टम की गति पर और त्वरित सुनवाई के अधिकार, मतलब राइट टू स्पीडी ट्रायल पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सीधे सीधे अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा बड़ा मुद्दा पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़ा है। पत्थरगड़ी आंदोलन तो सीधे सीधे तीसरी पीढ़ी के अधिकारों से जुड़ जाता है ना? यानी सामूहिक अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार। बिल्कुल, ये पारंपरिक आदिवासी स्वशासन और भारतीय कानून के बीच का टकराव है। JSHRC के लिए यहाँ चुनौती ये है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो आयोग ने इसके लिए क्या किया है? स्रोत में इस बात का जिक्र है कि आयोग ने पुलिस को PSA एक्ट के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग की सिफारिश की है। तीसरा मुद्दा डायन प्रथा का है, जो झारखंड की एक दुखद सच्चाई है। हाँ, तीसरा प्रमुख मुद्दा डायन प्रथा यानी विच हंटिंग है। स्रोत में प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट 2001 का उल्लेख है। JSHRC इस कानून के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। और चौथा मुद्दा विस्थापन और मानव तस्करी का। सही, खासकर खनन परियोजनाओं की वजह से होने वाला विस्थापन, जिसे अब आजीविका के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। इसी से जुड़ा है मानव तस्करी का मुद्दा। आपके नोट्स में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि NHRC ने राज्य सरकार को विशेष एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अब कुछ ऐसी नई जानकारियों पर आते हैं जो परीक्षा में बढ़त दिला सकती हैं। इन स्रोतों में 2025-26 के लिए क्या नए अपडेट्स हैं? कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला है NHRC नेट पोर्टल 2.0। अच्छा, अब कोई भी कहीं से भी 2425/7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। अच्छा, तो इससे आयोग तक आम आदमी की पहुंच बहुत आसान हो गई है। बहुत ज्यादा। ये तो तकनीक का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। वैश्विक स्तर पर हमारे NHRC की क्या साख है? वैश्विक स्तर पर भारत के NHRC को GNHRI, जो दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थानों का गठबंधन है, उसके द्वारा A स्टेटस दिया गया है। A स्टेटस? जी, ये स्वतंत्रता और प्रभावशालिता की सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती है। और मानव विकास सूचकांक यानी HDI में हमारी क्या स्थिति है? 2023-24 के डेटा के आधार पर 2025 के विश्लेषण में भारत की HDI रैंक 134 है। इन स्रोतों में किसी बिल्कुल नए उभरते हुए मुद्दे का भी जिक्र है क्या? हाँ, और ये भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में AI और मानवाधिकार का जिक्र है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी, आजकल जिस तरह से AI और एल्गोरिदम का इस्तेमाल हो रहा है, उससे होने वाले भेदभाव को लेकर NHRC ने पहली बार कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।
ये एक नया आयाम है जिस पर जेपीएससी में प्रश्न बन सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का एक जेपीएससी अभ्यर्थी के लिए क्या सार है? हमने मानवाधिकार की परिभाषा से शुरू करके उसकी 3 पीढ़ियों को समझा। हमने एनएचआरसी और जेएसएचआरसी की बनावट, चयन समिति और कामकाज को बारीकी से देखा। और सबसे जरूरी, हमने झारखंड के खास मुद्दों जैसे विचाराधीन कैदी, पत्थलगड़ी और डायन प्रथा का विश्लेषण किया, जो मेंस के उत्तरों को गहराई देगा। ये साफ है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और नए डेटा की समझ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जी। हमारे स्रोत एक तरफ एनएचआरसी को वैश्विक ए स्टेटस मिलने की बात करते हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दूसरी तरफ उसे दंत विहीन बाघ भी कहते हैं। और हिरासत में मौत जैसे मुद्दे आज भी एक सच्चाई हैं। यहाँ सोचने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, कागजों पर मौजूद सिद्धांतों और जमीनी हकीकत के बीच की इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है, खासकर तब जब एआई से होने वाले भेदभाव जैसी बिल्कुल नई और जटिल चुनौतियां हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं।